I thought after doing so much of retail, distribution, banking, credit and risk, I thought this time has come for me to step out and take the outside in view. And frankly, I thought this was a hard-working model. Can I go into some hardly working model? सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत ही प्रिय मित्र से आपको मिलवाता हूं, जिनसे 20 साल से भी ज्यादा का रिश्ता है। ये एक छोटे शहर से आए और ये जो माया नगरी है मुंबई, इसे बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया इन्होंने। सुनील रोहकले, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है एएसके ग्रुप के, ये देश की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है और 80,000 करोड़ ये और इनकी टीम जो है वो मैनेज करती है। लेकिन इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े रहे और बहुत ही कम उम्र में बहुत तेजी से बढ़े और फिर आगे की जर्नी आप उनसे खुद सुन लीजिए। सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुराने दिन याद आ गए कि जब आप रियल एस्टेट का जो होम लोन का जो एक आईसीआईसीआई बैंक ने उस जमाने में एक अवेयरनेस लाए लोगों के मन में कि आप होम लोन ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है और घर बना सकते हैं, तब से हमारी जान पहचान है। लेकिन तब हम सिर्फ रियल एस्टेट की बात करते थे, आज बहुत चीज़ों की बात करें। हाँ जी विवेक, आई थिंक मैं पहले शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे याद किया। ये जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। मे बी 20-25 साल पहले से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मुझे ये लगता है कि जब आईसीआईसीआई बैंक ने सोचा कि हाउसिंग लोन्स में एंटर करना चाहिए, तो सबसे पहला यही सोच था कि वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ कस्टमर कन्वीनियंस ऑफ टाइम एंड प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दोज डेज गिविंग अ लोन बाय अ बैंक was like doing a favor. We made it simple. We made it straight. We made it easy by simply giving the convenience of reaching to the customer wherever they are staying, they are working. Instead of coming to the bank went to their doorstep. Life had changed. 1999, 19th February, I did the first home loan in Pune. 3.5 lakh rupees to a Captain Tarapur. I remember, is my sweet memory with him. And he bought a house on Port Club Road, Pune. And after that, when I left the bank in 2008, the portfolio was 83,000 crore and it becomes bank's 30% of the bank's balance sheet. So I think then the rest become the history. So I've been party to this sweet moment of families to own their dream home. 1,200 locations, 15 लाख घर और 3.5 लाख रुपए का लोन 1999 से जब मैंने देखा 2004 में 7 लाख हो गया और 2008 में वो 15 लाख हुआ, जो आज 40 लाख रुपए। सो लोगों के इनकम बढ़ते गए, घर की कीमतें बढ़ती गई, इंटरेस्ट रेट भी उतने कम नहीं हुए जितने सोचे थे। तो ये सारा जो हुआ है वो भारत की जो ग्रोथ हुई है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, एंड नाउ वी आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू अ गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। सो वो पीरियड में विवेक, आई मस्ट टेल यू एंड आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली दिस पार्ट, दैट आप सबसे पहले थे जो हमें, हमारे जैसे बैंकर्स को ये एहसास करके दिया कि आप कस्टमर के लिए हो। जो मराठी में एक राइटर थे, बड़े पंडित थे, पूला देशपांडे। तो पूला देशपांडे ने एक बार कहा था कि कस्टमर का मतलब कष्ट कर एंड मर नहीं है। कस्टमर। सो मुझे लगता है कि आज कस्टमर सर्विस, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर वैल्यू एडिशन actually builds brand, builds the culture and the thought process. And I think that part in ICICI Bank we did quite well, and the journey continued. But it's a long journey. आपने वो टाइम में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन किया, वो टाइम में आपने जो प्रोग्राम्स करे, and I think realize is that giving a loan is not on favor, but giving a loan
it's a very mutual beneficial journey for both the parties, for the bank and the customer. I think that was terrific, and I just enjoyed that whole journey. And that is one of the biggest learning I ever had in my life, how to get into going into an asset which is the most sticky, which is the most emotional, where the whole family gets involved, and it has got a lot of emotional value. और मुझे ये भी आज भी मुझे उसका एहसास है कि हाउसिंग लोन का जो डिफ़ॉल्ट रेट है वो सबसे कम क्यों है. मुझे लगता है जो घर में हमारे कस्टमर भगवान की पूजा करते हैं वो घर के बारे में डिफ़ॉल्ट नहीं करते, बिकॉज उन्हें ये मालूम है कि ये हाउसिंग लोन सबसे सस्ता लोन होता है, क्रेडिट कार्ड सबसे महंगा लोन होता है. बट महंगा लोन वो पहले पे करते हैं, सस्ता लोन महंगा लोन वो सबसे लेट पे करते हैं, सस्ता लोन सबसे पहले देते हैं. इसलिए कि घर की जो अटैचमेंट है, घर की जो एक पायसनेस है, वो आपको पर्सनल लोन, कार लोन, मे बी क्रेडिट कार्ड में नहीं आ सकती. सो मुझे आज भी लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस का जो एक एक्साइटमेंट आज भी रहा है बैंकों में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, बहुत ज़्यादा है. उसकी जो एक अहमियत है, जिसकी जो वैल्यू है, बहुत ज़्यादा है. एंड उसका बेनिफिशियरी सेगमेंट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री. दे आल्सो हैव चेंज्ड. अभी पहले तो वैसे कोई कंट्रोल थे नहीं. इट वाज अ सेक्टर विच हैज़ नो एंट्री बैरियर्स. Anybody who talks sweetly, anybody who manages the government processes nicely, speedily, was supposed to be treated as a advantage rather than having a skill set, capability, competence, and the financial ability. But things have changed. With the advent of RERA, life has changed fully. Today, the customers are actually at ease. Investors are at ease because the disclosure governance has reached to a stage, though it is a journey, one can expect even more, so that it becomes a very transparent transaction, digital transaction between the two parties, and you don't really go to those old government offices, stand there for 2 hours, do registration. Why can't I do the same registration? When I buy a share sitting at my home on digitally, why can't I buy a home digitally? I think day is not far away where digital transactions, digital records are available, digital data is available. It's a matter of time that we take that first step to ensure that we can buy and sell houses, not in the sub-registrar's office, but on your laptop. Because ultimately government wants stamp duty. They want to identify person A, person B, and the property C. If you have a geo-tagged properties, you have digital records available, ownerships are established, then I don't see any reason why one should not be in a position to do. Dematerialization of the property documents is the first step in the right direction. If that happens, we'll come to know who is holding what properties. It will also give a lot of large database to the government about the ownership structures as well. So that we are not in dark today. How many houses are there? How many people are owning the houses? How many are the first timers, second? A lot of data is not available. We are looking at data of America, the new home sale data, resale data, but our data we struggle. Though there is an improvement, but not substantial. I think that is the journey I have seen in the first 15 years of my career. Till that time I moved on to the new journey of ASK. मुझे हमेशा से याद है सुनील के जब आप ICICI बैंक के हिस्सा थे, वो एक बहुत ही हाई चार्ज ईरा था ICICI बैंक के लिए. कामत साहब थे और बाकी सब लोग बहुत फ्लैम्बॉयंट थे, और आप एक बहुत ही हम्बल, सिंपल, स्ट्रेट टॉकिंग किस्म के इंसान थे. आपका जो बैकग्राउंड था, क्योंकि आज आप इतने सुपर रिच लोगों के आप और आपकी टीम पैसे संभालती है, तो मैं थोड़ा आपके बारे में भी पूछना चाहता हूँ. और एक और बात मैं आप कहना चाहता हूँ दर्शकों से कि एक बार हम रियल एस्टेट अवार्ड कर रहे थे, एकदम जब टेरर अटैक्स हुए मुंबई में उसके बाद, और अधिकतर पार्टिसिपेंट्स जो आने वाले थे उनका ये मानना था कि टेरर अटैक्स हुए, हमें ये फंक्शन नहीं करना चाहिए. और मैंने सुनील को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि आपका क्या इस पे नज़रिया है कि हम करें कि ना करें.
और आपने कहा था, आपको शायद याद भी नहीं होगा, आपने कहा था विवेक हमें करना चाहिए क्योंकि यही एक तरीका है उन्हें बताने का कि हम झुकेंगे नहीं। तो ये जो आपकी सोच है, ये जो ह्यूमिलिटी है, ये जो आपके बैकग्राउंड है, जरा इसके बारे में बताइए। Aji, so Vivek, it's a real interesting journey I have seen myself, and I really thank my family, ancestors, and maybe the God that I born and brought up in a very small village of 1,300 population, and became the first engineer of the village. And after that, I did my management and joined the bank and remain in the banking and financial services. But what I learned in my life, that being upright, being fearless, being dignified, and being respectful, these are something which matters to me the most than any of the other things which people get carried away. Correct? So I think I over a period of time I felt myself very fearless leader. Self-respect and dignity became the topmost priority. So your work ethics has changed a lot, and because of that humble background, I come from a background of a family of farmers and a teacher. So my upbringing, my grandfather is a president awardee. So had this opportunity to really come from a small village to a big city, the real migration story of India, from a middle class to migration to the cities, and cities to mega cities. जब ऐसे से बैंक में आने के बाद में जब मुझे कामत साहब ने जो अपॉर्चुनिटी दी वो अनगिनत थी. मैं सबसे छोटा बिजनेस हेड in age terms, in my title terms. So in the bank, I have been given the responsibility of being business head in 2002, 2003 early, to lead the home loan business of the bank. And bank has realized that I'm just chief manager. So they have given me 2 promotions. I'm one of those very rare breed in that bank who got 2 promotions just to ensure that my position, the business, is actually aligned to the whole part of story. And then the rest become the history. तो आपको जाने कैसे दिया कामत साहब? वो बड़ा किस्सा है कि हम लोग इतना अच्छे कर रहे थे और इतना होने के बाद में proactively suddenly a 38-year-old among the top 25 employees out of the 85,000 employees in the bank, handpicked by the leadership team to really groom it to the next level. But what happened, Vivek, is that this became the turning point of my life. I thought after doing so much of retail, distribution, banking, credit and risk, I thought this time has come for me to step out and take the outside in view. And frankly, I thought this was a hard-working model. Can I go into some hardly working model? Because गलत प्रूव हो गया आप मेरे ख्याल से. वेल्थ मैनेजमेंट भी हार्डली वर्किंग नहीं है. करेक्ट. सो जैसे मैं यहाँ आने के बाद में हमें लगा कि मार्क टू मार्केट का बिजनेस है. अगर आप कुछ ना करें, आप एक राइट इन्वेस्टमेंट करें, राइट रिस्क मैनेजमेंट करें, तो सैटरडे संडे को भी आपको मार्क टू मार्केट का बेनिफिट मिल जाएगा. पैंडेमिक की बातें करते हैं. पैंडेमिक में अगर मैं बैंकर होता तो मुझे जाके लोगों के पास से EMI कलेक्ट करना पड़ता. यहाँ मुझे जो फी हमें जो मिलती है वो फी हम उनके एसेट बेच के फी देते हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि सही क्या गलत क्या ये मैं नहीं जानता, बट मुझे ऐसा लगा था वो टाइम में कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जहाँ आई कैन ऐड मोर वैल्यू. सो एक्चुअली आई थॉट ऑफ अ चेंज. And the change came my way, and I didn't actively sought the change. The change came from outside world. So the ASK promoter reached out to me and said they want to diversify the group from public equity portfolio management
to alternate investments. And to start with, they wanted to get into real estate funds business. I was the most maybe able hand they thought, and I engaged with them, understood their plan, and I realized that that's the opportunity which is knocking the door big time, because people have started diversifying their investment portfolios. And merely public equity portfolio management, if we can offer something else, because the wealth creation journey is going to be compounding every decade, and it's going to be very large, and that probably came actually true. Thought of raising some real estate funds with ASK. And it was not merely a change of job, Vivek. It was also, we can call it as a, will they call it Kida? Entrepreneurial Kida. So this was a more entrepreneurial Kida. And where I thought, let me go and become the owner manager. And thanks to ASK's promoter, they spotted the maybe my hunger. I spotted the right partner, and we both spotted the right size of the opportunity to get this small fish into a large pond, to get into the large size, and then remain the history. So I came in as a owner manager here, a significant equity holder in the ASK group, and then got a chance to lead the group all these years and diversify this part. So my journey, in a way, was not planned by me, but I think destiny has planned for me. चलिए, ये भी है आपकी ह्यूमिलिटी दिखाती है कि आप डेस्टिनी को दे रहे हैं. आपने बहुत मेहनत की है. आई नो यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. और एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ सुनील, कि आज आप इतने जो देश के रिच लोग हैं, और काफ़ी इनमें से सेल्फ मेड हैं, ऐसा नहीं है कि सारे कोई खैरात में लेके आए हैं. कई एम्प्लॉयज़ होंगे, सीईओज होंगे, सीएक्सओज होंगे, स्टार्टअप फाउंडर्स होंगे, फैमिली ऑफिसेस तो खैर होंगे ही, बट उनके नेक्स्ट जनरेशन होंगे. ऐसी क्या 2-3 क्वालिटीज़ आप देखते हैं इन लोगों में? क्योंकि जो यंग दर्शक हैं हमारे, जो सब देख रहे हैं, जो फाइनेंस वेल्थ को सोचते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और इससे दूर हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज़ मोर हियर, इजंट इट? तो ये ज़रा बताइए कि आपने इतने लोगों से आप मिले, उनके पैसे मैनेज किए, आपने, आपकी टीम ने, पर आप मिलते ज़रूर होंगे उनसे, अपने क्लाइंट से, तो ऐसे क्या 2 या 3 ट्रेट्स हैं जो आपने देखे इन लोगों में? So, मुझे लगता है कि wealth creation and growing the wealth are 2 different aspects. Wealth creation is where you are working very hard, and sometimes you get money ahead of time, sometimes you get money on time, but how do you use that money to ensure that it also equally works hard for you, so that you make returns out of it? Correct. I think the first thing what I found is, and the money can be the historical money can be the CXO white collar money can be the early stage startups got lots of valuations and money can be from there. Money can be existing businesses are sold to the capital market, and money can have a very different characteristics. But ultimate truth is that every money should have a purpose. And that purpose is that what are we expecting out of that money to work for you, so that it doesn't remain over-allocated or under-allocated in a particular manner. Erstwhile days, it was very simple. You have money, go and buy a piece of land. Correct. Go buy gold. If not, put into bank deposits. Financialization of savings has actually made everybody think, and the size of the challenge and opportunity has significantly changed in the last 15 years. One has got 1 lakh and he has so many options today. One has got 1,000 crore, he has so many options today. The net, I think temperament in investment management is one of the biggest thing I found. That temperament. And वो temperament का मतलब ये है कि are you patient enough to pan out your investment thesis to get you to the best compounding machine which actually would serve your purpose of wealth growing.
And for that, are you willing to allocate your money? हमें सबको गुलाब जाम बहुत अच्छे लगते हैं, पर अगर हम सिर्फ गुलाब जाम खाएं तो वो खाना नहीं होता. खाना खाने के लिए पूरी थाली होनी चाहिए. सो वैसे ही आपकी वेल्थ को अगर आप समझ पाए कि कौन सी वेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए है, कौन सी वेल्थ मिड टर्म के लिए है, कौन सी वेल्थ इज अ शॉर्ट टर्म वेल्थ, एंड व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस. Investing has become complicated. So getting somebody across to you and making you aware is not something you don't understand wealth. It is better to get more aware about what's happening in the market than feeling that, oh, why are you telling me I understand it better? So मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये जो हर्ड मेंटालिटी जो हम देख रहे हैं लोगों में, कि जब भी हर्ड मेंटालिटी की याद आती है तभी मुझे माइग्रेशन याद आता है केनिया का. केनियन माइग्रेशन में आपको मालूम है कि वो विल्डर बीस्ट, दे क्रॉस फ्रॉम टांजानिया टू मसाई मारा. So when they cross, there is a Mara river. Now everybody doesn't know why they are migrating. Maybe few people know it, but they all go into millions in together, correct? And when they go into the river, not everybody able to cross because the river is full of maybe crocodiles, there's a depth, and they really can't survive. And you can see through that many of them lose it. So in investment management is no different. In investment management, you have to keep your eyes and ear open while investing. You don't have to trust either any of your advisor or wealth manager blindly. You have to also do your some understanding of what are you getting into. Right? When you know that what are you getting into, what is your temperament, and how long you are going to be here, how much you are expecting the returns out of the whole thing, I think then it becomes, this whole complex problem becomes simpler. What I have realized is in today's situation, in the more specifically post-pandemic, I think most, whether you are a young investor or whether mid-sized investor or a large investor, risk-taking ability has increased. People are getting, and I must not say everybody has to be greedy, but the greed has to be calibrated. I think we are becoming more speculative. We are becoming more greedy. We are not really happy to listen to the risk management. We are not very happy to come and say that this is not real. And if something goes haywire, are you prepared? We are illusionarily believing that what is happening today is going to continue for a long period of time. For example, agar BSE 500 index has made 40% return last year, doesn't mean that it is a replicable part of the story. But somebody has to bail the cat. Somebody has to say that there are few years you would see this kind of returns, but these returns need to be digested in a manner in which it doesn't really impact your portfolio as a whole. So your concentration, your allocation to manager to asset classes has to be planned. And then it becomes a rocket science. And this rocket science, to make it simple, is get into something what you understand. If you don't understand, learn it. Don't do it blindly. And the fact of the matter is that it's not about it is not about timing the market. It is timing the market is more important. And personal life is also the same thing. Corporate life is the same thing. It is not about timing the postings or timing the investments, but time in the market is the more important part. Temperament is another very important part. Third part, how to manage the complexity जैसे आपने बोला simple है. How can you make complex things simple? By not getting into complexity. Making things complex is perceived as an intelligent way, and making it simple is actually the most tough way. Life is simple. To my mind, it's very simple, but people make it complicated by just not knowing what they want. सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आज सोचता हूँ कि investors at times really do not have a complete clarity of the purpose. And hence, they are allocating something which gives them a high, some excitement. Also, at some time, I feel that they are investing into something which they don't understand well.
large investors. There are two type of investors are getting in the market. A big change has happened. Bottom of the pyramid is actually investing in the right way, SIPs. Top of the pyramid is actually compounding their wealth much faster. So they are doing something in alternate investment. Oh. So one is doing mutual funds and one is doing alternate investment. Both are right because they can take higher risk. They can go into PE, VC, real estate equity, high credit, structured credit, situational funds, private equity, all sorts of things. But is this after they have made their equity portfolio or even before that? No. Equity portfolio is the first level of allocation. I think the alternate investment funds for the top of the pyramid is barely less than 2%. So that part globally is around 20% of the large ultra HNIs or family offices portfolio. That number in Indian context also going to move from 2 to 5 to 8 to 10 is a journey. It is the product which is meant for the people who are sophisticated. It is the product who are accredited. जिनके पास आप जैसे एडवाइजर हैं. आप ये भी बोल सकते हैं. मुझे लगता है कि आज मैंने और एक चेंज क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स हैं, इनको समझना, इनको ठीक से समझाना, उसके लिए भी एक स्किल चाहिए. हाँ जी, वो मुझे लगता है कि हमारे टाइम में कहाँ रीट्स थे, इनविट्स है. अब जैसे अब एंजल इन्वेस्टिंग हो गई है, वो एक ऑलमोस्ट एक पार्ट बन गया एक इन्वेस्टमेंट का किसी एचएनआई के. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचएनआई को हैंड होल्डिंग करना. हर प्रोडक्ट का जो एक कॉन्स्ट्रक्ट है, लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रक्ट, रिस्क मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रक्ट एंड द रिटर्न प्रोफाइल, ये समझाना एंड वो हिसाब से एलोकेशन करना, मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स अ सिंगल लार्जेस्ट रोल व्हाट वी प्ले. एंड आई थिंक why we earn that faith and trust is only because you have to come up in the interest of the customer. You are on the side of the customers, correct? So you understand him the most and make him understand what he doesn't understand. I think that's very important because REITs and InvITs kabhi the nahi. Corporate bonds market was there, government bond market was there, but that market is today not giving you money. Maybe a few years back we have market linked debentures hamare paas the. With budget coming in, the taxation changing, that market is evaporated. So what are the new avenues for the fixed income? Which REITs, InvITs, performing credit funds, maybe high yield credit funds. This is the new era of investing, correct? Which probably not many people have experienced in the past. So complexity को simple करना सबसे बड़ी challenge है, and वो तभी हो सकता है जब भी when you are actually trustworthy enough of the customer where he opens up his पूरी wealth to you. Otherwise, हमने एक देखा है कि एक ही 100 crore investor would have maybe 2 or 3 wealth managers. A 500 guy would also have maybe 3 or 4. But post 500, we started seeing is that they don't have wealth manager. They don't have wealth manager. तो खुद कर रहे हैं. So खुद कर रहे हैं. So 1000 वो खुद family office चलाते हैं. तो वो खुद अपनी कंपनी में they use wealth manager as gatekeepers. आप अपना गेट कीपिंग करिए बट खुद इवेल्यूएट करते हैं. तो हमने वो भी देखा हुआ है कि 1000 करोड़ से आगे के फैमिली ऑफिस इज अ न्यू सोर्स ऑफ कैपिटल in the Indian capital market, Indian alternate investment side. It's a significant force to my mind. And all these family offices, nothing but the wealth got created in the last 2 decades. And this wealth is a significant wealth, willing to take higher risk, willing to experiment with new investment, willing to allocate assets which people have never allocated. At the bottom of the pyramid, people have moved from a 6% fixed deposit of the bank to an SIP or are moving. तो एक नया कोड वर्ड बन चुका है जो मुझे मालूम नहीं सही है गलत है, बट जो मार्केट में आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो आपको बोले 12% की एफडी. SIP has become 12% FD. ये अच्छी तरह से बताया. The SIP is perceived as an alternate to their fixed deposit mindset. SIP is perceived as the recurring deposits of the past. And hence, and they are all coming through small tranches, correct? So I think SIP is the right way, but what type of product you are subscribing in SIP matters the most.
सो वो बहुत ज़रूरी है। मैंने आप अगर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डिफरेंट eras, different risk profiles, different allocations are possible. But if somebody is taking extraordinary risk of selecting sectoral funds, selecting thematic funds, narrower sectors, correct, or focusing only as a small cap or a mid cap investor because the returns in the recent years are exciting, and that excitement is giving you the high to do SIP, then I think there is something wrong. SIP is a fundamental instrument to invest in all cycles with the right good managers in a right platform, correct? Not to keep in mind, जैसे मैं नासिक गया था और मैं एक लार्ज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को मिला, तो उनके सामने एक इन्वेस्टर आए थे और मैंने सुना उन्होंने पूछा उनको 40% वाली SIP है क्या? So I looked at him, I said, what is 40% return वाली SIP का मतलब क्या हुआ? He said, people have started believing that 40% return is real and 40% वाली SIP, because people have made in pandemic, post-pandemic returns which are disproportionate, and hence it is very heightened responsibility of each one of us to make them aware, though they don't like to hear what we want to tell them, not to scare anybody, but the fact of the matter is that this is not real. It will only be real when the underlying company start performing in the same proportion, and not all companies can perform all the time, and hence market can take a pause, market can take a sideways approach, but India as a whole, this is a golden decade. So there is no question coming into picture is that this is an incorrect way of investing. This is a right way of investing. But what are you investing? Expectations को आप अपने कंट्रोल में रखिए। कहाँ पहले 6% FD के लिए आप यूज्ड टू थे और अब 40% चाहते हैं। कोई थोड़ा जंप में भी एक वो होना चाहिए ना कि आप 6 से 8 जाएं, 12 जाएं, 6 से 40। So 6 से 12 तक यहाँ आए थे। अब 12 से आपने एक छलांग लगाई है 40 की, और 40 के नीचे आप कुछ करना नहीं चाहते हैं। ये कैसे होगा? बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्टी लगता है, एंड जो तभी लोगों का नुकसान भी होता है सुनील, और फिर पूरा जो बाजार है, मार्केट है, एक एसेट क्लास है, वो बदनाम हो जाता है। सही है। मुझे लगता है कि देखो, म्यूचुअल फंड एज एन इंडस्ट्री हैज डन एक्सट्रीमली वेल। इन 2008 म्यूचुअल फंड वाज 8 लाख करोड़. Today it is gone to 65 lakh crore. Equity portion alone is 29 lakh crore, 30 lakh crore. So it's a very good news that we have a very developed equity capital market. But I think at the same time, 4.5, maybe at best 5 crore PAN numbers have invested. We are still very under-penetrated. So it's a journey. This whole experience of investing, whether it's a mutual fund or a portfolio management or AIFs, I think is very important for investors to step forward and look at this platform, because each of these platforms serves needs of a different risk profiles and customers with a different income strata. ये बताइए मेरे को, आपने कहा कि पिछले 2 डेकेड में बहुत वेल्थ बना और कई लोग HNI की कैटेगरी में आए। मुझे किसी ने अभी हाल ही में ये बताया कि आज की डेट में अगर आप देखें तो भारत में लगभग 10 लाख लोग होंगे जो शायद HNI कहलाते हैं, और ये नंबर अगले 7 साल में 1 करोड़ तक हो सकता है। तो यानी कि जो लोग वेल्थ बना रहे हैं, ये नंबर बढ़ने ही वाला है, जैसे आपने कहा गोल्डन डेकेड। क्या आप मानते हैं कि एक पॉकेट, और जिस तरह से अब वो चाहे जहाँ से कुछ लोग, कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप का रूट ले रहे हैं, कई लोग ऑलरेडी 3rd जनरेशन के हैं, कई लोग एम्प्लॉयज़ हैं। आजकल एम्प्लॉय सैलरीज भी हमारे टाइम की थोड़ी है, बढ़ गई। करेक्ट, सही है। तो आप किस तरह की वेल्थ बिल्डिंग देख रहे हैं, कौन से क्षेत्र में देख रहे हैं कि कहाँ से ये वेल्थ इंडिविजुअल्स के पास आएगी? मुझे क्लियरली लगता है कि अगले 10 साल में ये वेल्थ मैनेजमेंट एज अ इंडस्ट्री विल टेक द सेंटर स्टेज।
इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले ज़माने में वेल्थ वॉज गेटिंग कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स डिसप्रपोर्शनेटली एट द टॉप ऑफ द पिरामिड. आज सबसे बड़ी वेल्थ इज गेटिंग रिवॉर्डेड, करेक्ट, because of the entrepreneurial spirit of this country. So first generation of wealth creation is, I think we are seeing disproportionately is, जब मैं इंजीनियर बना तभी मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कोई वीसी फंड चालू करूं. सीधा एक जॉब करना, इंडस्ट्री में जाना, यही मेरी छलांग थी सबकी उस वक्त. बट आज के इंजीनियर्स, आज के ग्रेजुएट्स, they wanted to disrupt this world. They wanted to make life simple and easy and solve some of those complex problems of the world at large. And they don't hesitate in taking those risks. So risk-taking ability has increased. And that kind of support to that risk-taking ability is being supported by the whole ecosystem of investors who are global, domestic, VCs and different series. There are different strata of the investors. So that is one part of the wealth which is significantly large, which is actually gushing in. The second part of the wealth is this white collar wealth. Significant wealth because आप देखिए कितने कंपनीज के IPO हुए. आप देखिए जितने कंपनीज में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करता है, वो कंपनीज में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इंसिस्ट दैट, वो जो प्रमोटर होते हैं, कि उन्होंने एक 6-7% की इक्विटी ESOP के थ्रू उनके एम्प्लॉयज़ को देना जरूरी है टू बिल्ड अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट. तो आप अगर इतने लार्ज पैगामे इतने लार्ज तौर पे जितनी वेल्थ आ रही है उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एंड एवरी डील यू आर क्रिएटिंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्लान फॉर दोज एम्प्लॉयज़. मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ने सबसे पहले किया, फाइनेंशियल सर्विसेज ने दूसरी बार किया. आज ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है कि जहां ESOPs नहीं है. आप देखिए, आप मीडिया इंडस्ट्री में ESOPs है, आप फार्मास्यूटिकल में ESOPs है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ESOPs है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में ESOPs है, रियल एस्टेट में ESOPs है, हर स्टार्टअप में ESOPs है. सो मुझे लगता है कि ESOP की जो वेल्थ है, लॉन्ग टर्म वेल्थ, ESOP प्लानिंग की जो वेल्थ है, वो मुझे लगता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल इज गोइंग टू बी रिवॉर्डिंग. The third part, I think, is some of the wealth which will create through assets, because the asset price is also going up. So some of the wealth is getting created through the assets part of the story. So मुझे लगता है ये wealth का जो जर्नी है वो ऑलरेडी 18-20% की ग्रोथ year on year in numbers and amounts is not something which is completely we get scared on the wealth part of the story. Wealth also is going to move from the traditional assets like real estate, physical real estate, physical gold, to आपने देखा कि गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का कितना सक्सेस हुआ. हमें लगता है कि भारत बॉन्ड्स कितना सक्सेस. पीपल आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग, 30 ईयर, 10 ईयर. मुझे लगता है कि एक जो दौर आया है, वो दौर इज लॉन्ग टर्म asset allocation, different asset classes, different asset managers, different platforms, mutual fund, PMSs, AIFs, onshore, offshore, liberalized remittance scheme. So ये पूरा wealth का journey is like we always talk about North India का cloud burst. मैं उसे ये wealth burst बोलने वाला हूँ. So ये जो wealth burst है, ये wealth burst जब आएगा तब होता क्या है, जब क्लाउड बर्स्ट होता है तब होता क्या है. इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू गेट कॉट अनअवेयर एंड यू जस्ट गेट कैरिड अवे एंड यू गेट लॉस्ट इन द डिजास्टर. दिस पॉजिटिव क्लाउड बर्स्ट ऑफ वेल्थ बर्स्ट इज गोइंग टू हैपन एट ASK. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज नॉट अ डिंगी, not a small boat, but I'm building a ship. So this ship, however is the wealth burst happens, this ship can actually sail through long, because we are actually expanding this whole spectrum and wanting to remain relevant to every wealth generator, wealth creator, where he is a new wealth creator, the HNI wealth creator, ultra HNI wealth creator,
family offices, some of the institutions, and even some of this affluent category which is actually going into new wealth. Different asset classes, different platforms, different products within the asset classes for different risk profile की तैयारी करके हम बैठे। ये 10 साल में मुझे लगता है कि जो हमने किया 15 साल में, शायद वो 5 साल की जर्नी हो और 5 साल से ज़्यादा जर्नी हो। बिकॉज एक बात मुझे आई एम कन्विंस्ड, व्हाट गॉट अस हियर विल नॉट गेट अस देयर। वी नीड टू बी डिफरेंट एंड वी नीड और टू चेंज। आपकी बहुत, आप जैसी कंपनीज की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखें इस देश में मुश्किल से 5,000 CFPs हैं, 20-30 हजार म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और अगर ये 1 करोड़ वेल्दी इंडिविजुअल्स पैदा हो गए जो होंगे, उनको कौन हैंड होल्ड करेगा? तो आप जैसी कंपनियों को ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। ये आपने सही बोला तो ये लोग ही नहीं है मतलब क्रिएट करने के लिए कि इतने लार्ज नंबर्स में कैसे उनको सर्विस कर। विवेक, आपको ये जानकारी आपको होगी, पर सुन के भी आपको आश्चर्य लगेगा कि हमने पहले 10 साल 8 शहरों के बाहर हम कभी गए। लास्ट 5-6 साल में हम 24 शहरों में 24 शहरों। इसका मतलब क्या है? कि पैसा हर जगह बन रहा है। हर जगह पैसा बन रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, पीपल आर नॉकिंग अ डोर एंड सेइंग टेल मी व्हाट इज दिस। मुझे लगता है विवेक कि ये जो स्टेट कैपिटल्स है, ये जो टियर 2 टाउन्स है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर एक्साइटमेंट वी सी देयर। आप इंदौर की बात करो, आप कानपुर की बात करो, आप कोयम्बतूर की बात करो, आप जयपुर की बात करो, आप कोल्हापुर की बात करो, औरंगाबाद की बात करो। जो मुझे कभी स्टैटिस्टिकली नहीं लगता था कि 10 शहरों में बैठेंगे 80% हो जाएगा, तो क्यों करना है बाकी शहरों में। आज वो चेंज हो चुका है। वहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशंस एंड हंगर फॉर multiplying the wealth, like the metro city guys. They are underbanked. They need exactly what you just mentioned. इन लोगों को हैंड होल्ड करने के लिए आपको वेल्थ मैनेजर की ज़रूरत है, आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, आपको इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, आपको फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत है। एंड मुझे लगता है वो जर्नी किसी के हाथ में नहीं है, वो निकल चुका है। अगर आपको ये जर्नी में पार्टिसिपेट करना है तो प्रिपेयर योरसेल्फ। इफ़ यू डोंट प्रिपेयर योरसेल्फ, यू मिस द बोट। एंड जो चाइना में हुआ 90s, 2000 up to 2010, 30 year, 9-10% GDP growth. Even though we grow at 7-8%, I think we have a significant right to multiply and compound our wealth without taking any extraordinary risk. Reckless risk, correct. Selecting the right manager, going into the right hands, and identifying who are the trustworthy well-wishers who will advise you on your asset allocations and asset manager selection. Always an honor to talk to you, Sunil. Thank you very much, Thank you my very friend, much. for Thank coming you by, very much. and look forward to many more such interactions. Thank you very much. और उम्मीद करता हूँ कि अब आप मुंबई से थोड़ा दिल्ली भी आएंगे, वहाँ भी मिलेंगे हमसे, क्योंकि अब आप 24 शहरों में जा रहे हैं, तो जहाँ हम हैं वहाँ भी आइए कभी। दिल्ली तो हमारी कैपिटल है, वहाँ तो हमें आना पड़ेगा। चलिए, थैंक Thank you very much.